नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेशार। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। सितंबर तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं जो आरबीआई के अनुमान के मुताबिक रहे हैं, लेकिन पहले की तुलना में कम रहे हैं। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.3% रही। वहीं इससे पहले पहली तिमाही यानी जून 2022 की तिमाही में जीडीपी का आंकड़ा 13.5% रहा था, जबकि पिछले वित्त वर्ष में सितंबर की तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ 8.4% रही थी। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। वित्तीय वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही की अगर हम जीडीपी की बात करें तो भारत के लिए वो आंकड़ा आ चुका है और 6.3% पे हमने जीडीपी ग्रो होते हुए देखी है, जो कि ईटी नाउ का एस्टिमेट था कि 6.2% पे रहेगा, तो उससे बेहतर ये नंबर आते हुए देखा है। पर अगर आप देखें आरबीआई के अनुमान के कंपैरिजन में नंबर तो एकदम इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं। और इसमें अगर हम आपको एक पिक्चर दिखाने की कोशिश करें कि प्री पैंडेमिक लेवल से लेकर अब तक किस तरीके की ग्रोथ है, तो उन स्तरों से FY20 के सेकेंड क्वार्टर के नंबर से अब तक देखें तो 6.7% के आसपास हमें ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब अगर हम देखें कंजम्पशन और इन्फ्लेशन के टर्म्स पे पिक्चर कैसी निकलती हुई समझ आ रही है, तो यहाँ पे प्राइवेट कंजम्पशन उभरती हुई नजर आई है। गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन साल दर साल थोड़ा सा गिरते हुए नजर आया है 4.6% पे, बट इसके अलावा WPI इन्फ्लेशन का जो फाइन प्रिंट है, हालांकि साल दर साल वहाँ पे 11.5% का जंप जरूर देखने को मिला है, पर हम देख रहे हैं कि तिमाही दर तिमाही अपने उच्चतम स्तरों से एक कूल ऑफ फैक्टर जो है वहां पे जरूर देखने को मिल रहा है। तो प्राइवेट कंजम्पशन ऊपरी स्तरों पे है, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर है। और आखिरी में अब आपको बताते हैं एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डेटा। तो इस बार एक्सपोर्ट्स की जो बढ़त है वो करीब 24% साल दर साल होते हुए देखी है और इंपोर्ट्स यहाँ पे उसको आउट ग्रू करते हुए नजर आया है। 40% की ग्रोथ हमने वहां पे आते हुए देखी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आखिर मौजूदा ग्लोबल हालातों को देखते हुए भारतीय इकोनॉमी के लिए सितंबर तिमाही के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं, इस पर ईटी नाउ की कंसल्टिंग एडिटर मैथिली भुसनूरमठ का क्या विश्लेषण है, जरा सुन लेते हैं। आज शाम को एनएसओ ने हमारे जीडीपी का नंबर सेकेंड क्वार्टर Q2 इस साल FY23 का नंबर रिलीज किया। इसके मुताबिक इंडिया का जीडीपी ने 6.3% ग्रोथ हुआ। ये आरबीआई के एस्टिमेट के एकदम उसी लाइन पे है, लेकिन काफी सारे एस्टिमेट्स थे कि 5.9 से लेके 6.8% होगा। तो 6.3 जो ओवरऑल नंबर है वो काफी खुशजनक है। लेकिन अगर हम डिसएग्रीगेटेड नंबर्स देखें, ब्रेकअप देखें, तो इसमें हमको ये रूरल सेक्टर, दैट इज फार्म सेक्टर, एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है 4.6%, वो भी अच्छा रहा है। सर्विसेज का जो ग्रोथ है 9.3%, वो भी अच्छा रहा। लेकिन जो इंडस्ट्री है जहाँ पे जॉब्स मिलेंगे, लोगों को जॉब्स मिलेंगे, उस सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ है, कंट्रैक्शन हुआ है 4.3%। और अगर हम सोचेंगे इस क्वार्टर में ही दिवाली के लिए, ओणम के लिए, छठ के लिए सारा प्रोडक्शन काफी बढ़ने की उम्मीद थी, तो इस हालत में, इस माहौल में अगर मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रैक्शन हुआ है तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। अब सरकार को और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस पे सोच करना पड़ेगा कि ऐसे स्थिति में वो क्या करें। रिजर्व बैंक, इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, 6% से ऊपर है, तो टाइटन अभी भी करे या थोड़ा सा उसका पेस ऑफ टाइटनिंग जो हम कहते हैं कम करे। सरकार को ये डिलेमा है कि जो फिस्कल डेफिसिट बनेगा उनके फॉरकमिंग बजट में, इस साल का तो टारगेट था 6.4%, अगले साल के लिए वो टारगेट से बहुत कम करे, थोड़ा सा फिस्कल स्टिमुलस बंद करे या थोड़ा सा सोचे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रूरल सेक्टर में थोड़ा सा सपोर्ट दें। यही हमको देखना पड़ेगा कि अगला साल जब निर्मला सीतारामन बजट प्रेजेंट करती है, क्या उनका पर्सपेक्टिव होगा इन फिगर्स पे, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब वो दिसंबर में मीट करेगी, उनका क्या पर्सपेक्टिव होगा। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, ईगरली वेटिंग फॉर द आंसर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2023-24 के बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि भारत का ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भी बरकरार रहेगा। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी मेघना मित्तल।
जी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। उसमें से कुछ जो मेन टेकअवेज हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो इंडिया का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो अगले साल भी कंटिन्यू रहेगा। ये एक बड़ा इंडिकेटर दिया उन्होंने इंडिया की ग्रोथ को लेकर, क्योंकि उन्होंने ये भी इंडिकेट किया कि जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं उनके चलते जो इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ा है उस पे इंडिया पे भी काफ़ी असर देखा गया। लेकिन ये उन्होंने कहा कि क्या हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रोथ को हैम्पर करेंगे, ये थोड़ा सा बैलेंस बनाना ज़रूरी है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेकर कही। हम जानते हैं गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे सेक्टर्स में ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, पर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अभी भी काफ़ी सारे सेक्टर्स से इंडस्ट्री चाहती है कि उनमें भी PLI स्कीम लाई जाए, जिस पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स डिस्कशन कर रहे हैं और 1 से 2 सेक्टर में कोई PLI स्कीम लाई जा सकती है। अब ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या ये स्कीम्स बजट में अनाउंस की जाती हैं। एक और अहम मुद्दे पर उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि क्रिप्टो करेंसी जो रेगुलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि G20 की जो प्रेसिडेंसी जो इंडिया अब लेने वाली है उसमें भी इंडिया ट्राई करेगी कि ग्लोबल कंसेंसस बने और क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन पर भी बातचीत हो। तो ये उन्होंने एक अहम बात उठाई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ने रशिया जो ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ाए हैं वो प्राइस फैक्टर को देखते हुए ही बढ़ाए हैं, और केवल इंडिया नहीं बाकी कंट्रीज़ ने भी रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज़ करे हैं इसी प्राइस फैक्टर को देखते हुए। तो काफ़ी सारे इन अहम मुद्दों पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपनी बात रखी। चले बढ़ते हैं आगे, बाजार की बात कर लेते हैं, जिसने लगातार तीसरे कारोबारी दिन नया शिखर बनाया है। निफ्टी और सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। मेटल और ऑटो शेयरों में जोरदार तेजी नजर आई। बाजार में आज दिन भर क्या हलचल रही और कल के लिए क्या ट्रिगर होंगे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। अगर आप देखें तो आज का दिन मार्केट के लिए फिर से नया रिकॉर्ड बनाने का दिन था। आज बाजार ने एक ही दिन के अंदर 2 बार अपने लेवल्स को ब्रेक किया और शानदार क्लोजिंग आज दी है मार्केट्स ने। अगर आप वैसे देख रहे हैं तो एडवांस डिक्लाइन भी आप बेहतर देख रहे होंगे। 1200 शेयर एडवांसेस के अंदर थे, डिक्लाइंस थे 750। एक और चीज, आज सेंसेक्स ने भी नया रिकॉर्ड स्तर वापस बनाया और पहली बार 63,000 के ऊपर आके क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स, ये तीनों के तीनों रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गए हैं और एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी बेहतर थी। आते हैं आज क्यों ऐसा हुआ लास्ट में। असल में US फ्यूचर्स के अंदर हमको अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है और उम्मीद ये है कि मिस्टर पॉवल आज जो शाम को बयान देने वाले हैं उसका असर ज़्यादा मार्केट्स पे नहीं होगा, बल्कि और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इसलिए ये लास्ट के 10-15 मिनट के अंदर आपको तेज़ी ज़ोरदार बनती हुई दिखी है। इसके अंदर M&M ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। एक और बात, क्योंकि कल सेल्स के नंबर भी आएंगे तो इसलिए M&M आज सुबह से ही तेज़ है। खासकर ट्रैक्टर डिवीज़न के जो दोनों शेयर्स हैं उसके अंदर अच्छी क्लोजिंग मिली। ये आज का टॉप गेनर भी बना है। साथ ही हिंडाल्को, बजाज ऑटो, ये कुछ एक और शेयर हैं जो आज के टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं निफ्टी के अंदर। इसके अलावा ग्रासिम के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। साथ ही UPL एक और शेयर है जहाँ पे 2% से कुछ ज़्यादा की मजबूती हमको बनती हुई दिखी है। सीमेंट कंपनीज के लिए इस समय काफ़ी फेवरेबल समय चल रहा है। एक तो क्रूड के दाम नीचे है जिससे उनके कॉस्ट में असर पड़ता है। सामने बजट है जिसपे बताया जा रहा है कि इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके जो इंफ्रा की एक्टिविटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट का अपनी स्पेंडिंग है वो भी काफ़ी बड़ी है। तो सीमेंट कंपनीज के लिए इस समय दिन काफ़ी बेहतर होते दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लूजर्स की कैटेगरी पे आते हैं। तो आज बाजार में जो कमज़ोर कैंडिडेट थे उसमें इंडसन, SBI, एक सरकारी बैंक है SBI, इसके अंदर थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। इसके अलावा निजी बैंक आज चल रहे थे, खासकर HDFC। ITC, SCL टेक के अंदर भी हल्की हल्की मुनाफा वसूली हुई है और ये शेयर बकायदा 1% नीचे जाके बंद हुए हैं। आते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में। अगर आज देखें, जब सुबह दिन में थोड़ा कोरिलेशन अलग किस्म का बन रहा था, तब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स की आज गति फिर भी बनी रही और FIs की होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। विक्स नीचे है, लिक्विडिटी काफ़ी है, इसलिए चर्न होके आज मिड कैप के शेयर्स काफ़ी जोरदार चले हैं। आज आप देख पा रहे हैं जो ज़्यादातर शेयर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, 6 से 8, 9% तक की तेज़ी इनमें बनी है। इसमें महिंद्रा लॉजिस्टिक है, वरुण बेवरेजेस है, शादी ब्याह का सीजन खुल गया तो गो फैशन भी अच्छा चल रहा है और श्रीराम ट्रांसपोर्ट की आज रिकॉर्ड डेट थी सिटी यूनियन के साथ इनके मर्जर को लेकर, इसलिए दोनों ही शेयर्स काफ़ी जोरदार तरीके से चले। लूजर्स की कैटेगरी में रेलवे काउंटर्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जैसे IRFC, ग्लैंड फार्मा के अंदर आज नुकसान हुआ है।
5% नीचे आया। न्यू इंडिया एश्योरेंस कल करीब ये शेयर चला था 13%, आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है 5% की, तो 7% की नेट गेनर्स में। और इसके अलावा शेफलर के अंदर भी आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है करीब 5% के आसपास की। लास्ट में चलते हुए देखते हैं कि आज के शेयर्स में हाई किसने लगाया, इनके साल का हाई कौन से शेयर्स ने लगाया। वो था वरुण बेवरेजेस, जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजगांव डॉक, साथ ही कमिंस इंडिया के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना और ये भी आज साल का हाई बनाने में कामयाब हुआ। कुल मिला के मार्केट्स अपने रिदम को बरकरार रखे हुए हैं, किसी तरह के कोई साइन ऑफ अ क्रैक या प्रॉफिट बुकिंग अभी तो बाजार के अंदर नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो बाजार का हाल बताया हमारे सहयोगी डिम्पी ने। और अब बढ़ते हैं आगे। रिनाइसेंस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO पंकज मुरारका का कहना है कि दुनिया के मुकाबले भारतीय इकोनॉमी में ग्रोथ की स्थिति काफी बेहतर है। निवेशकों को अच्छे रिटर्न के लिए कैपिटल गुड्स सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। जिस हिसाब से पेपर में न्यूज आ रही है और गवर्नमेंट फीडबैक दे रही है कि दे विल फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एंड इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी में उस पर फोकस रहेगा और इन्वेस्टमेंट्स में ग्रोथ होगी। इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ होने से एक इकोनॉमी को लंबे समय तक काफी फायदा होता है, बिकॉज क्या होता है कि हम एक एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं इकोनॉमी में। गवर्नमेंट अपने खर्चे से उसको खाली कंजम्पशन में नहीं खर्च कर रही है, बल्कि एसेट्स क्रिएट कर रही है जिसका देश को और इकोनॉमी को लंबे समय तक फायदा मिलता है। और क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स लंबे समय तक चलते हैं तो उनका ग्रोथ मल्टीप्लायर जो रहता है वो काफी सारे डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स में भी फील होता है। सो आई थिंक और एक हम ऐसे इंडिया एक कंट्री एक ऐसे मोड़ पे है जहाँ पे पूरी दुनिया अगर आप देखें तो वहाँ पे ग्रोथ के चैलेंजेस हैं या रिसेशन है नेक्स्ट ईयर। तो इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है ही है, पर एक ग्लोबल ग्रोथ लीडर भी बन रहा है, बिकॉज अब जो है नेक्स्ट ईयर हमारी जो ग्रोथ है वर्ल्ड में फास्टेस्ट या हाईएस्ट रहेगी, बिकॉज अब चाइना की ग्रोथ भी काफी स्लो डाउन या मॉडरेट हो गई है। तो ऐसे समय में सही तरीके से हमारे फिस्कल पॉलिसी को चलाना और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस रखना, ताकि हमारी ग्रोथ ये कंटिन्यू रहे यहाँ पे, ना कि 1 साल या 2 साल ग्रोथ होके फिर स्लिप हो जाए, ये बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक ये जो गवर्नमेंट का फोकस है कि केपेक्स ओरिएंटेड या इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर पे फोकस करें ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ सस्टेन रहे, तो इससे मेरे हिसाब से हमारी इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट काफी सुधरेंगे। बढ़ते हैं आगे। कच्चे तेल में फिर से तेजी नजर आ रही है। ब्रेंट क्रूड $85 के करीब पहुंच गया है। क्या है इस तेजी की वजह, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। चीन में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि कोरोना नियमों में ढील दी जाएगी और वहाँ पर जितने भी एल्डरली पीपल है, सीनियर सिटीजन्स है, उनके वैक्सीनेशन प्रोग्राम में काफ़ी तेज़ी लाई जा रही। तो ये एक सपोर्ट है। उनको लग रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर अब की स्थिति अगर सुधार होती है तो वहाँ से डिमांड बढ़ेंगे, एक वजह ये है। दूसरा, यूएस का जो इन्वेंट्री है वो लगातार कम हो रहा है। एक वजह ये भी हम कह सकते हैं क्योंकि ओपेक प्लस के कई सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो अक्टूबर में उनका फैसला हुआ था कि रोजाना वो 2 लाख बैरल रोजाना उत्पादन वो कम करेंगे और नवंबर से उसे जारी किया था। उसी पॉलिसी को हो सकता है कि ये 4 दिसंबर की बैठक में भी बरकरार रखे, यानी कोई पॉलिसी में बदलाव नहीं होगा, एज इट इज उसको जारी रखेंगे। तो ये भी एक सपोर्टिव फैक्टर है। एक फैक्टर ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि जो G7 देश है वो रूस के क्रूड पर 65 से 70 बैरल का ये डॉलर प्रति बैरल का ये प्राइस कैप लगाना चाह रहे हैं। तो वो प्राइस कैप रूस पर कोई भी असर नहीं डालेगा क्योंकि ऑलरेडी वो मार्केट में इसी रेट पर सप्लाई कर रहे हैं। तो इससे सप्लाई को लेकर कोई इसमें बड़े बदलाव की चिंता नहीं। तो तमाम दोनों तरह के फैक्टर्स हैं और इस बीच में सबसे ज़्यादा ध्यान यूएस के फॉलिंग इन्वेंट्री पर बाजार की नजर, इस वजह से क्रूड में तेजी दिख रही है। और वहीं गेहूं के ऊंचे भाव की वजह से इस साल किसानों का फोकस गेहूं की खेती पर बढ़ गया है। ऐसे में क्या बम्पर उत्पादन की उम्मीद करें? क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, एक बार फिर बता रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। बिल्कुल, गेहूं को लेकर काफ़ी चिंता की बात है क्योंकि हमने देखा कि 2022 में 33% के आसपास दाम बढ़ चुके हैं। 29,000 प्रति टन का भाव आ चुका है, जबकि 2125 रुपये एमएसपी, तो एमएसपी से काफ़ी ऊपर भाव है। और 2022 के जो शुरुआती सीजन में ही मौसम की वजह से हमने देखा था कि उत्पादन इस साल काफ़ी सरकार के अनुमान से भी काफ़ी कम रहा था, लेकिन ऊंचे भाव की वजह से किसानों की दिलचस्पी इस पर काफ़ी ज़्यादा है। खास करके गुजरात, राजस्थान, MP और बिहार जैसे कुछ ऐसे पॉकेट्स है जहाँ पर किसानों का फोकस इस बार ज़्यादा है। हालांकि
हरियाणा, पंजाब और यूपी जो ट्रेडिशनल राज्य हैं गेहूं की खेती के लिए, वहां पर किसानों ने बहुत ज़्यादा अपनी सोइंग नहीं बढ़ाई है, लेकिन कुछ राज्यों में काफ़ी बड़े हैं, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। और मौसम ने अगर साथ दिया, अनुकूल रहा मौसम, तो डेफिनेटली इस साल बम्पर उत्पादन ही नहीं, रिकॉर्ड उत्पादन का भी अनुमान लगाया जा रहा है। और उम्मीद की जा रही है जो डेफिसिट गेहूं को लेकर चिंता बनी हुई थी और एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी, वो तमाम चिंताएं हो सकता है कि 2023 की शुरुआती महीने में खत्म होती दिखे। जी चलिए बढ़ते हैं आगे, और इस महीने के ऑटो सेल बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं। वहीं होलसेल ग्रोथ पिछले महीने के मुकाबले कम रहने की आशंका जताई जा रही है। कैसे रह सकते हैं आंकड़े, बता रही हैं हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। फेस्टिव सीजन के बाद देखें तो इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी भी होलसेल बिक्री देखने को मिलेगी वो थोड़ी सी डिक्लाइन होती हुई दिखेगी अक्रॉस द सेगमेंट्स। यहाँ पे डी स्टॉकिंग का जो एक फैक्टर है वो प्ले करता हुआ दिखेगा। और उसमें अगर बात करें सेगमेंट वाइज तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे सबसे पहले नज़र डालते हैं। यहाँ पे कई सारे मॉडल्स हैं जिनकी डिमांड अभी भी काफ़ी मजबूत है, और इसके चलते अगर मंथ ऑन मंथ देखें तो सिंगल डिजिट डिक्लाइन की हम उम्मीद कर रहे हैं इनके होलसेल्स डेटा में, जहाँ पे मारुति, M&M और टाटा मोटर्स इनके जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं होल्ड अप करते हुए ज़रूर नज़र आ सकते हैं। टू व्हीलर डिमांड की अगर बात करें तो यहाँ पे अर्बन की जो डिमांड और रिकवरी है वो रूरल से बेहतर बताई जा रही है, और सेगमेंट वाइज स्कूटर्स में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है मोटरसाइकिल्स के बदले। एक्सपोर्ट्स डेटा की बात करें तो यहाँ पे बजाज ऑटो के एक्सपोर्ट्स अभी भी प्रेशराइज्ड होते हुए दिख रहे हैं। अगर मंथ ऑन मंथ देखें तो ज़्यादा कुछ रिकवरी की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। वहीं TVS मोटर्स के जो एक्सपोर्ट्स डेटा हैं वो थोड़े से सुधरते हुए ज़रूर नज़र आ सकते हैं, पर अगर ओवरऑल देखें तो डबल डिजिट डिक्लाइन हम देख सकते हैं सभी टू व्हीलर OEMs में, जहां पे सबसे ज़्यादा अगर गिरावट देखें तो हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स में आती हुई दिखेगी परसेंटेज के टर्म्स में, जहां पे उम्मीद है 3.8 लाख यूनिट्स जो है कंपनी बेच सकती है। CV सेगमेंट में अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा है, थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी बिक्री पे ज़रूर असर देखने को मिल सकता है, पर इसके अलावा फ्लीट यूटिलाइजेशन की बात करें तो वो अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड ही दिखा रही है, पर महीने दर महीने एक गिरावट ज़रूर हम देख सकते हैं। जैसे कि आयशा मोटर्स से हमें उम्मीद है कि VCV सेगमेंट में 5300 के आसपास यूनिट्स बेचेगी। वहीं टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड की बिक्री में 7 से 9% की महीने दर महीने गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं। और आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे फेस्टिव सेल सीजन के बाद जो है गिरावट हम ज़रूर देख सकते हैं। महीने दर महीने 50% तक की हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, पर ये सीजनैलिटी का असर यहाँ पे हम ज़रूर होते हुए देख रहे हैं। और अगर महीने दर महीने साल दर साल देखें तो थोड़ी सी सपाट बिक्री ही ट्रैक्टर्स से आने की उम्मीद है। चले बढ़ते हैं आगे। डिजिटल करेंसी रिटेल CBDC के पायलट लॉन्च को लेकर ET नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लग गई है। RBI ने 1 दिसंबर से रिटेल CBDC का पायलट लॉन्च करने का फैसला किया है। पायलट लॉन्च के नतीजों के एनालिसिस और कमियों को दूर करने के बाद CBDC पूरी तरह से बाजार में उतारा जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ET नाउ स्वदेश संवाददाता अंकुर मिश्रा। डिजिटल करेंसी को लेके काफ़ी सवाल हैं कि आखिर ये यूज़ कैसे होगा, किस तरीके से आप और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर हमने फिर ये कोशिश की कि आपके जो सवाल हैं उनको एक एक करके पूछा जाए और उस तरीके से हम एक एक करके समझा सकते हैं दर्शकों को। तो सबसे पहला सवाल यही कि आखिर इसका मकसद क्या है। तो ये बैंक नोट की तरह काम करेगा, बस फ़र्क ये होगा कि आपके ये वॉलेट की जगह आपके मोबाइल या किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप अपने रुपए को यानी कि करेंसी को स्टोर कर पाएंगे। अब इसका मकसद सिर्फ इतना है कि एक और विकल्प मुहैया कराना। आपके पास ऑलरेडी कई सारे आयाम हैं डिजिटल ट्रांसफर्स करने के, तो एक और विकल्प होगा CBDC यानी कि अपना स्वदेशी ई-रुपया। अब इसके अलावा हमने और भी कुछ सवाल समझने की कोशिश की। तो डिजिटल करेंसी ये बाकी जो करेंसीज हैं उनसे अलग क्या है, किस तरीके से अगर आप बाकी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे अलग है या किसी अलग फॉर्म में होगा। जी नहीं, कोई भी फर्क नहीं है, दोनों ही एक जैसे हैं। जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं वैसे ही ये डिजिटल करेंसी है। जिस तरीके से आपके वॉलेट में कैश है वैसे ही ये डिजिटल करेंसी होगी। इसके अलावा एक और सवाल हमने आगे ये भी समझने की कोशिश की कि इसके बदले में क्या आप कैश पा सकते हैं। बिल्कुल पा सकते हैं, जो कि RBI स्पॉन्सर्ड बैंक होंगे उसके जगह आप खाते खोलेंगे और वहां पर आप चाहें तो इसके बदले कैश और कैश के बदले CBDC, दोनों ही पॉसिबिलिटीज बिल्कुल हो सकती हैं। अगली स्लाइड में हम
और कुछ सवाल लेने की कोशिश करते हैं। तो इसमें किस तरीके का लेन देन हो सकता है, तो यहाँ पर हर तरीके का ट्रांजैक्शन जो अभी आप कर पाते हैं, माने कि यूपीआई है, जो आप ट्रांसफर्स कर सकते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हो सकते हैं। ये सारे सिस्टम से, बैंकिंग नेटवर्क से इंटर ऑपरेबल होगा, तो सारे ट्रांजैक्शंस मुमकिन है, वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सबसे बड़े आपके काम की बात यह है कि इस पर ब्याज मिलेगा कि नहीं। जी नहीं, इस पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। उसका कारण यह है कि आप जब भी अपने अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो उस पैसे पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है। इसी तरह की सोच के साथ जो सीबीडीसी है, यानी कि ई रुपया है, वहां पर भी बैंक से आपने पैसा विड्रॉ कर लिया है, वो अपने किसी डिजिटल वॉलेट में रखा है, तो किसी भी तरीके के आपको वहां पर कोई ब्याज नहीं मिलने वाला है। ये पूरी तरीके से इंटरेस्ट फ्री रहेगा बैंक्स के लिए। दूसरा सवाल ये इसके अलावा ये भी है कि इसके आखिर फायदे क्या होंगे। नोट सिक्कों को रिप्लेस कर सकता है? जी नहीं। जो आरबीआई का समझना ये है, वो किसी भी तरीके का डिस्ट्रप्शन नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ एक विकल्प के तौर पे इस पे देखते हैं। इनफैक्ट एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मान लीजिए सभी लोगों ने पैसे निकाल कर वो सीबीडीसी में स्टोर कर लिए, तो बैंकों की डिपॉजिट पे फर्क पड़ेगा। तो आरबीआई का कहना यही है कि वो किसी भी तरीके से सिस्टम में डिस्ट्रप्शन नहीं चाहते हैं। धीरे धीरे इसको जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा मार्केट में, ताकि इसका कोई असर ना हो। अब ये कितना सुरक्षित होगा, इसके फायदे सबसे बड़ा यही है कि ये पूरी तरीके से आरबीआई से बैक्ड है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी जैसे दिक्कतें थी वो यहाँ पर नहीं होने वाली है। और दूसरा, टोकन बेस्ड करेंसी से मनी ट्रांसफर है, इसमें बहुत ही आसानी होने वाली है। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट फायदा ये है कि जो कैश ट्रांजैक्शन मान लीजिए काफ़ी जो ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए कॉस्ट आती है, और साथ ही साथ मनी को प्रिंट करने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में जो कॉस्ट आती है, उसमें कमी आ सकती है अगर सीबीडीसी का यूसेज बढ़ता है। तो ये सारे फायदे बिल्कुल होने वाले हैं डिजिटल करेंसी से। लेकिन एक बड़ा सवाल जो बार बार सभी के दिमाग में आता है कि आपके पास यूपीआई है, फोन पे है, गूगल पे है, तो इसके बाद सीबीडीसी की जरूरत क्या है। ये आरबीआई सिर्फ एक विकल्प के तौर पर देख रहा है, किसी चीज को रिप्लेस नहीं कर रहा है। जो एग्जिस्टिंग यूपीआई है वो चलता रहेगा, जो आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं वो चलती रहेगी, साथ ही साथ एक विकल्प के तौर पे आपको सीबीडीसी भी दिया जाएगा, जो कि बैंकिंग सिस्टम से इंटर ऑपरेबल है और सभी बैंकिंग नेटवर्क से जुड़ा रहेगा। तो इसलिए आरबीआई एक विकल्प के तौर पे, जिस तरीके से सरकार ने ऐलान किया था, ये सीबीडीसी आफ्टर जब इसकी टेस्टिंग खत्म हो जाती है तो बिल्कुल सुचारू रूप से इसको लॉन्च किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी को अब अडानी संवारेंगे। अडानी रियल्टी ने डीएलएफ को पीछे छोड़ धारावी रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जीता है। हमारे संवाददाता अनुराग शाह की ग्राउंड रिपोर्ट जरा देखिए। इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के धारावी इलाके में, और धारावी जो लोगों के दिमाग में जिसकी जो छवि है वो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी के नाम से, जहां पर लाखों लोग रहते हैं, कई सारे कारखाने हैं। एक बार फिर जो धारावी चर्चा में है, क्योंकि जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसकी जो बिड है वो अडानी रियल्टी के द्वारा 5,000 करोड़ में जीती गई है, फाइनेंशियल बिड। इस बिडिंग के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक एसपीवी तैयार की जाएगी, जिसमें प्राइवेट प्लेयर जो होगा उसकी हिस्सेदारी 80% होगी और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 20% होगी। ये धारावी का जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये चौथी बार वापस चर्चा में है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने 3 बार प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, और इस बार उम्मीद की जा रही है कि ये जो रीडेवलपमेंट का प्रयास है वो सफल होगा। करीब 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है धारावी रीडेवलपमेंट का, जहां पर 10 मिलियन स्क्वायर फीट यानी 1 करोड़ स्क्वायर फीट तक का एरिया डेवलप किया जा सकता है। जिस तरह से धारावी के अंदर जो आबादी है करीब 10 लाख की आबादी है, लेकिन जो आखिरी सर्वे हुआ था वहां पर करीब 60,000 परिवार चिन्हित किए गए थे, जिनको रीडेवलपमेंट के अंदर अपना आशियाना दिया जाएगा। इसके अलावा करीब 15,000 कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट भी है, यानी छोटे छोटे कारखाने, क्योंकि धारावी अपने जो छोटे कारखानों के लिए भी मशहूर है, जहां पर लेदर का कारखाना, बैग बनाने का कारखाना, चूड़ी बनाने के कारखाने भी है, तो उसकी संख्या करीब 15,000 तक है। तो इन सभी जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के जो छोटे कारखाने वाले लोग हैं इनको भी फायदा होगा। इसके अलावा करीब 60,000 परिवारों को भी घर दिया जाएगा रीडेवलपमेंट के बाद। धारावी का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये मुंबई का जो फाइनेंशियल हब है
बीकेसी से भी सटा हुआ है। बेंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर है, वो जो इलाका है वो भी धारावी से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए यहाँ की जो प्रॉपर्टी है ये प्राइम लोकेशन की मानी जाती है और एक बार रीडेवलपमेंट होने के बाद जो लाखों स्क्वायर फीट का जो एरिया होगा वो कमर्शियल दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो टाइमलाइन बताई गई है कि 7 साल के अंदर जो लोगों को रीडेवलपमेंट के घर दिए जाएंगे, लेकिन जो इसकी अपर लिमिट है वो 15 से 17 साल तक भी हो सकती है। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसपे केवल महाराष्ट्र सरकार की नहीं देश के अंदर बाकी लोगों की भी नजरें लगी हुई है, क्योंकि धारावी अपने आप में एक काफी बड़ा सिंबल है। कैमरा पर्सन तुषार के साथ मैं अनुराग शाह, ईटी नाउ स्वदेश के लिए। और धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सीईओ एसवीआर श्रीनिवासन से खास बातचीत की हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल ने। हमारे साथ इस वक्त धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सीईओ मिस्टर एसवीआर श्रीनिवास है। सर, ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। अदानी प्रॉपर्टीज़ जो है क्वालिफाई हुए हैं एज द हाईएस्ट बिडर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो इस सिनर्जी बिटवीन द गवर्नमेंट और ये प्राइवेट एंटिटी की जो सिनर्जी है, इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? इस बार जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग किया गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, इसमें 2 चीज़ें थे। एक कि एक एसपीवी बनना चाहिए, एक जॉइंट वेंचर जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी भागीदार रहें और प्राइवेट सेक्टर भी भागीदार रहें। और स्टेट गवर्नमेंट का सम सर्टेन कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल स्लम का कम्युनिकेशन करना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना, क्लियरेंसेस देना, ये सब स्टेट गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। और इन्वेस्टमेंट लाना वगैरह प्राइवेट सेक्टर की। सो हम दोनों का एक सिनर्जी के लिए हमने ये दोनों इश्यूज सॉर्ट आउट करने के लिए ये दोनों प्रकार के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो इकट्ठा लाने के लिए हमने एसपीवी का आइडिया सोचा था। और जब फडणवीस जी सीएम सर थे पहले, उन्होंने इसके मंजूरी दी थी। अभी उन्होंने जाके ये रेलवे लैंड भी लेके आया और इसके साथ साथ अपना बिड भी चल रहा है प्रोसेस। मुझे लगता है कि अभी जल्द से जल्द कुछ अच्छी खबर मिलेगी, शुरुआत होगी, ऐसा लगता है। सर, ये कुछ 7 साल में रिहैबिलिटेशन प्रोसेस की शुरुआत होगी, मतलब उस प्रोसेस में लोगों को अलग अलग जगहों पर घर दिए जाएंगे। ये जो लैंड है रेलवे की तरफ से आएगी, ये लैंड कहाँ पर रहेगी मुंबई में और कितनी बड़ी लैंड है? किस तरह से लोगों को वहाँ पे पहुँचाया जाएगा? हमारा आइडिया ऐसा थी कि धारावी के लोगों को धारावी के में ही उसको रिहेबिलिटेट किया करना चाहिए, बिकॉज इसका लाइवलीहुड्स का इश्यूज है। हम इनको निकाल के मनखुद में नहीं बेच सकते हैं, जो एलिजिबल लोग हैं उनके लिए। इसीलिए रेलवे लैंड हमने धारावी के नज़दीक सदर्न साइड में बाउंड्री पे ही लिया था। सो उनको अभी दैट इज़ नियर दादर और धारावी के बीच में है वो, और अबाउट 45 एकर्स है ये, 45 to 47 एकर्स। उसका पेमेंट भी हमने 800 करोड़ रेलवे को पेमेंट की। और अभी मैंने जैसे बताया, अभी अपना डिप्टी सीएम साहब ने दिल्ली जाके उनका सोल्यूशन भी निकाला। फिर हमने डेफिनेटिव एग्रीमेंट भी रेलवे के साथ कर लिया है अभी। सो इसके वजह से मुझे लगता है कि बहुत बड़ी रिलीफ धारावी प्रोजेक्ट को मिली है, बिकॉज इसमें ऐसा है, अदरवाइज़ हमको ओपन स्पेस ही नहीं है धारावी में, सो ट्रांजिट करना पड़ता पहले। अभी ट्रांजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली मुझे लगता है कि हम लोग डायरेक्टली रिहैब में परमानेंट होम बांध सकते हैं। सर, गवर्नमेंट और ये प्राइवेट एंटिटी स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पर इसको चलाएंगे, आगे प्रोजेक्ट लेके जाएंगे, तो इसका ब्रेकअप आप कुछ बता सकते हैं किस तरह से रहेगा? इसमें इक्विटी है ना, टोटल इक्विटी 500 करोड़ की रहेगी, 500 करोड़। उसमें से 400 करोड़ प्राइवेट एंटिटी लाएगी, 100 करोड़ हम लाएंगे। पर रिमेनिंग जो पूरा इन्वेस्टमेंट जो है, हम बता रहे थे कि 20,000 करोड़ का खर्चा जो होगी, वो सब इन्वेस्टमेंट प्राइवेट एंटिटी लाएगी। और थ्रू द फॉर्म ऑफ कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर, उस फॉर्म में लाएगी। और जैसे हमने उसमें स्टेजेस दिया है, बिकॉज सभी पूरा पैसा अभी लाके भी फ़ायदा नहीं है, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप लाना चाहिए, उसका हमने फेजिंग दिया है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी दोनों रहेंगे, गवर्नमेंट के नॉमिनी रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी नॉमिनी रहेंगे, प्लस कुछ मॉनिटरिंग कमेटी शायद रह सकती है। सो लोगों को भी, हम लोकल रेजिडेंट्स को भी साथ में लेंगे इसमें। इसके हिसाब से हम प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश करेंगे।
सर इस प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसे कितने फेजेस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कंप्लीट होगा और फर्स्ट फेज कब स्टार्ट हो रहा है? 3 क्वेश्चन आपने पूछा। पहले ब्लूप्रिंट के बारे में, मास्टर प्लान हम लोग अभी एसपीवी जब फॉर्म होगी या पहले अभी इसका अप्रूव करने का है, कमेटी ऑफ सेक्रेटरी के पास जाएगी, वो एक व्यू लेके अप्रूव किया तो और उसके बाद फिर हम लोग दूसरा स्टेप सोचते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आपने बताया कि फॉर इंस्टेंस की ब्लूप्रिंट का करना। ब्लूप्रिंट अभी ये मंजूर होने के बाद, एलओआई देने के बाद उनको मास्टर प्लान बनना चाहिए, जिसमें सबको समझे कि किधर अपना घर आ रहा है। सो इसको ट्रांसपेरेंसी देती है। ऑलरेडी मास्टर प्लान डीपी है उधर, धारावी के लिए सेपरेट डेवलपमेंट प्लान है, बट डिटेल ब्लूप्रिंट बनेगी अभी 7-8 महीने में काम की शुरुआत होना चाहिए। और दूसरा ये कंस्ट्रक्शन अभी 3-4 महीने में शुरू हो सकता है, ऐसा लगता है मुझे जी। ये एक फाइनेंशियल ईयर में शुरू होना चाहिए फर्स्ट फेज, ऐसा लगता है। और इसके लिए पहले इसका अप्रूवल तो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज के पास जाएगी, उधर अप्रूवल मिलने के बाद आगे का काम होगा। और इसके कितने फेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? फेजेस कैसा, उसमें मास्टर प्लान पे ऊपर डेवलप होगा, डिपेंडेंट रहेगी। कम से अराउंड 4-5 फेजेस में कम होना चाहिए एज फार एज रिहाब इज कंसर्न। सर इस प्रोजेक्ट के बाद धारावी की डेमोग्राफी काफ़ी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर जो रेसिडेंट्स रहेंगे उनको किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का रहेगा, कमर्शियल और रेजिडेंशियल को आप थोड़ा ब्रेकअप करके बता सकते हैं कि किस तरह से ये इसकी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी? जैसे कि पूरा दुनिया को जानकारी है कि धारावी में एक्चुअली कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स काफ़ी हैं, और आपने देखा होगा स्लम लॉग मिलियनेयर और लॉट ऑफ स्लम टूरिज्म भी उधर होता है, एक्चुअली सदियों से होता है। इसका मेन वजह ऐसा है कि उधर टेक्सटाइल्स का या लेदर का या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी, प्लास्टिक इंडस्ट्री भी है, पॉटर्स भी है, उसी को हम लोग कंजर्व करेंगे और उनको नया टेक्नोलॉजी देके लेस पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को उनको एक्चुअली हम लोग मदद करेंगे। शासन सरकार, स्टेट गवर्नमेंट मदद करेगी, उनका कैबिनेट ने डिसीजन भी लिया है एक्चुअली। नंबर 2, उनको बढ़ोतरी देने के लिए हमने SGST का रीइंबर्समेंट का भी एक्चुअली प्रोविजन प्रावधान किया है, जो पहले किधर भी नहीं था। सो स्टेट गवर्नमेंट को ये मालूम है और ये जानकारी है कि जब तक धारावी का सूक्ष्म नहीं होता है तब तक कुछ स्लम फ्री मुंबई नहीं हो सकता। इसीलिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी 15-20 दिन पहले उन्होंने बताया कि हमने एक्चुअली स्लम फ्री मुंबई का नोट धारावी करने का है। उन्होंने एक्चुअली ऐलान भी किया था एक वर्कशॉप में रिसेंटली 15 दिन पहले। सेकेंडली और डिप्टी CM साहब ने भी एक्चुअली दिल्ली जाके वो रेलवे का लैंड भी लेके आए। सो इट शोज़ दैट हम लोग एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट बहुत काफ़ी सीरियस है, स्पेशली कमर्शियल के लिए। उधर लोकल कमर्शियल का लाइवलीहुड्स का इशू है, हम लोग कमर्शियल बोलते हैं पर लोगों के लिए लाइवलीहुड्स का इशू है। सो लाइवलीहुड्स कंजर्वेशन और उनका डेवलपमेंट, स्पेशली जब फार्मल इकोनॉमी में आ जाएंगे, मुझे लगता है कि उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलेगी, एट द सेम टाइम फिर उनको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का मौका भी मिलेगा जी। बढ़ते आगे, सेबी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सेबी इसको अभी की जो 1000 फर्म्स हैं जिनको ये रिपोर्ट फाइल करना मैंडेटरी है, स्कोप इससे भी बढ़ाकर किया जा सकता है। मीनिंग और भी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। करीब 5000 लिस्टेड फर्म्स में से बोला जा सकता है कि बाकी और भी फर्म्स इस रिपोर्ट को मैंडेटरली फाइल करें। पिछले साल आपको याद होगा सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें बोला था कि जो टॉप 1000 लिस्टेड फर्म्स हैं उनको BRSR 2023 फिस्कल ईयर तक फाइल करना मैंडेटरी है। और इसी कड़ी में अब सेबी चाहता है कि बाकी फर्म्स भी इसमें जुड़ें, लेकिन ये भी रेगुलेटर को समझ में आ रहा है कि अभी का जो BRSR है वो बड़ी कंपनियों के लिए फाइल करना तो फिर भी कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं वहां पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जो थिंकिंग है वो ये है कि कोर BRSR को फाइल किया जाए जिसमें पैरामीटर्स रिड्यूस्ड हों। जो अभी करीब 500 पैरामीटर्स हैं उसमें से घटाकर
सिर्फ 30 पैरामीटर्स को रिपोर्ट करना होगा ताकि आसानी से जो छोटी कंपनियां हैं, जो लिस्टेड फर्म्स हैं, इसको फाइल कर सकें। अभी इस साल की अगर बात करें तो करीब 180 फर्म्स ने ऑलरेडी BRSR फाइल कर दिया है और उम्मीद यही है कि बाकी जो बची फर्म्स हैं वो भी जो साल खत्म होने तक इसको कंप्लायंस कर लेंगी। इधर नेचुरल गैस के दाम अब 6 महीने की जगह हर महीने रिवाइज्ड हो सकते हैं। नेचुरल गैस के दाम को लेकर बनी किरीट पारीख कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। इस सिलसिले में ET Now स्वदेश की खबर पर मुहर लगा है। कमेटी ने नेचुरल गैस के दाम $4 से $6.5 प्रति यूनिट के बीच रखने की सिफारिश की है। वहीं और भी कई मुद्दों को लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने किरीट पारीख से ही बात की। सुनिए इस बातचीत के प्रमुख अंश। रिपोर्ट आज सरकार को आपने सौंप दी है। कई तरह के अहम रिकमेंडेशंस किए गए हैं। मेरा पहला सवाल और बेसिक सवाल ये होगा कि कौन कौन से ऐसे टॉप रिकमेंडेशंस हैं जिसको कि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, 2 मेजर रिकमेंडेशंस हैं हमारी। एक तो जो APM गैस है, APM गैस इज एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिकल गैस। जो गैस ONGC और OIL अपने फील्ड्स जिसको उनको पहले एलोकेट किया गया था नॉमिनेशन बेसिस पे, वो गैस में से जो गैस निकलता है वो फील्ड में से इसको APM गैस कहते हैं और इसकी प्राइस सरकार हमेशा फिक्स करती रहती है। हमने कहा कि इसकी प्राइस के लिए एक न्यूनतम फ्लोर होना चाहिए और एक उच्चतम सीलिंग होनी चाहिए और हमने $4 पर MMBTU की प्राइस न्यूनतम फिक्स की है। ये प्राइस $4 करने के रीज़न ये है कि इससे ONGC और OIL को अपना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग गैस होता है वो इसको पूरा कवर कर सके। और उच्चतम प्राइस इसलिए ने फिक्स किया है कि आजकल दुनिया में गैस प्राइस में बहुत उड़ाव चढ़ाव हो रहा है, बहुत इंस्टेबिलिटी है और बहुत वेरिएबिलिटी और इसका प्राइस अब शॉट अप वेरी हाई। तो इसके हिसाब से हमने कहा कि ये प्राइस को कंट्रोल करनी चाहिए और ये प्राइस को हमने एक उच्चतम प्राइस बताई है। इट इज़ कंपेरेबल टू द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गैस होता है हमारा, इम्पोर्टेड ऑयल है, इसके पर एक ए लगाते हैं, इसके पर हमने एक इसका फ्रैक्शन लेके APM गैस डिसाइड किया जाएगा, APM गैस की कीमत डिसाइड। लेकिन ये कीमत जो उच्चतम से ज़्यादा है तो वो अप्लाई होगी, वो नीचे है तो फ्लोर अप्लाई होगा। ओके, लेकिन इसमें आपने एवरी ईयर इसमें बढ़ोतरी का भी सुझाव दिया है $0.5। साल हमने $0.5 प्रति फॉर MMBTU बढ़ोतरी के बात की है और ये भी किया है कि 1 जनवरी 2027 को इसको कम्प्लीटली फ्री किया जाए, सारे इसको फ्री किया जाए। तो इसको कंपैरेटिव मार्केट बन जाएगा, तो दोनों फ्लोर और सीलिंग हटाया जाएगा एंड ONGC और इनको पूरा ये होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ओल्ड फील्ड से जो गैस निकल रहा है उसको 1 जनवरी 2027 से मार्केट के साथ लिंक कर दिया जाएगा। ज़रूर, ये बात सही है। और देखिए, सरकार ने अभी तक जो ONGC की प्राइस कम करते रखी इन पास्ट देव कैप्टिव इसको एक $1.79 तक नीचे कर दी थी। इससे तो ONGC का कॉस्ट भी नहीं कवर किया जाता था और इससे क्या होता है कि सरकार को रॉयल्टी कम मिलती है, सरकार को इनका जो डिविडेंड मिलता है भी कम मिलता है कि सरकार इसका करीब 57% इसका ओनर है। और जो इसको टैक्स आएगा वो भी कम होता है। तो इस सबकी जो इनकम लॉस्ट है वो कंज्यूमर को दिया जाता है, तो इनडायरेक्ट सब्सिडी देते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। बजट 2023-24 से पहले सुझाव लेने के लिए वित्त मंत्रालय की अलग अलग मंत्रालयों के साथ बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से मांगी गई है
एलपीजी सब्सिडी के लिए 7 से 8 हजार करोड़ की जरूरत है। खबर पर ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार आगामी बजट में पेट्रोलियम मंत्रालय को 7,000 करोड़ से 8,000 करोड़ रुपए के बीच की रकम जो है वो दे सकती है और ये रकम दरअसल एलपीजी सब्सिडी के लिए सरकार दे सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ जो प्री बजट बैठक हुई है उसमें इस बात की डिमांड की है और ये कहा है कि जो एलपीजी की ऊंची कीमतें हैं उससे कंज्यूमर को बचाने की ज़रूरत है, खासकर जो उज्ज्वला स्कीम के तहत आने वाले कंज्यूमर्स हैं। लिहाजा पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस बात की सिफारिश की है कि उन्हें इस वक्त जो 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिल रही है वो आगे भी जारी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त एलपीजी की कीमतें जो हैं वो ज़्यादा हैं और ऐसे में अगर रिफिल रेट में बढ़ोतरी करनी है तो कंज्यूमर को सब्सिडी की रकम देनी होगी। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त जो रिफिल रेट है वो करीब 3 से 4 सिलेंडर सालाना आधार पे है और सरकार इसको बढ़ाना चाहती है। आपको सरकारी आंकड़ों पर अगर आप नज़र डालेंगे तो वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 90 लाख कंज्यूमर्स ने एक बार भी एलपीजी सिलेंडर नहीं भरवाए। इसकी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उज्ज्वला स्कीम के तहत जो स्ट्रक्चर है उसमें 1600 रुपये की जो लोन की रकम है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है कंज्यूमर्स को देती हैं और उसकी रिकवरी ईएमआई के तौर पे होती है और वो तब होती है जब कंज्यूमर्स रिफिल कराए। ऐसे में अगर रिफिल रेट में बढ़ोतरी होगी तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फ़ायदा होगा, क्योंकि कंज्यूमर्स के ऊपर उनका करीब 4500 करोड़ रुपए का बकाया है। ऐसे में सरकार ये चाहती है कि सब्सिडी की रकम उज्ज्वला कस्टमर्स को मिलती रहे और रिफिल कराएं और इससे कंपनियों को भी फ़ायदा हो। ऐसे में इस बात की संभावना नज़र आ रही है कि पेट्रोलियम मंत्रालय को अगले वित्त वर्ष के लिए करीब 7,000 करोड़ से 8,000 करोड़ के बीच में जो रकम है वो मिल जाए। इधर सरकार कैपिटल गेन टैक्स के नियमों को आसान बनाने के लिए सोने जैसे कुछ एसेट्स के रीक्लासिफिकेशन पर विचार कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी मेघना मित्तल। जी, जो हम समझ पा रहे हैं अपने सूत्रों के अनुसार कि फाइनेंस मिनिस्ट्री डेफिनेटली देख रहा है कि कैपिटल गेन्स टैक्स को कैसे सिंप्लीफाई किया जा सके और जो सूत्र कंफर्म कर रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर डिटेल डिस्कशन कर लिए हैं और जो सूत्र ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ असेट्स को डिफरेंट असेट क्लासेस में जाने की तरफ डिस्कशन चल रहा है, जैसे कि गोल्ड हो गया जो करेंटली 36 मंथ्स होल्डिंग पीरियड पर है, उसको हटाकर 24 मंथ्स के पीरियड पर लाया जा सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। ये हम जानते हैं कि जो करेंटली जो 3 जो असेट क्लासेस हैं ब्रॉडली इक्विटी, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असेट्स के, उसमें गोल्ड और डेट एट पार पे है अभी 36 मंथ्स के होल्डिंग पीरियड को। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ असेट क्लासेस को जैसे कि गोल्ड हो गया उसको हटाकर रियल एस्टेट के जो कैटेगरी है जो कि 24 मंथ्स पर है होल्डिंग पीरियड पर, उसको लाने की तरफ गवर्नमेंट बढ़ सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। लेकिन ये भी पता चला है कि जो फाइनल डिसीजन है वो टॉप लेवल पर लिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस द्वारा, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कशंस हो चुके हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के। तो जो फाइनल डिसीजन होगा क्या वो इस बजट में आएगा कि नहीं, वो तभी होगा जब एक गो हेड मिलेगा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से। तो अब ये एक बड़ा देखना रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्लिप हो सकता है ये कि गोल्ड और रियल एस्टेट को एट पार ला के 24 मंथ्स के होल्डिंग पीरियड पर कर दिया जाए। पर इस बजट में होगा कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अप्रूवल के बाद ही फाइनल पता चलेगा। चले बढ़ते हैं आगे। इंश्योरेंस कंपनियों को दी गई IRDAI की डेडलाइन खत्म होने को है, मगर इंश्योरेंस कंपनियां इस लक्ष्य से कोसों दूर हैं। मामला इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए डीमेट अकाउंट का है। IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को नई पॉलिसीज के लिए दिसंबर 2022 तक और पुरानी पॉलिसीज के लिए 2023 तक का वक्त दिया था। आखिर क्या है इंश्योरेंस कंपनियों की दिक्कतें, पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो डीमेटलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी का आदेश दिया गया है इंश्योरेंस रेगुलेटर के द्वारा, वहाँ पर जो है कंपनियों के द्वारा थोड़ा वक्त मांगा गया है, क्योंकि कंपनियों को अपने सिस्टम्स को रिपोजिटरीज के साथ लिंक करना है और जो पॉलिसी की संख्या है उसको देखते हुए उसमें कंपनियां थोड़ा वक्त चाहती है। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कंपनियों को दिसंबर 2022 से जो नई पॉलिसी जारी हो रही है उन्हें डीमेट फॉर्म में जारी करने के लिए कहा था और दिसंबर 2023 से जो भी पुरानी करोड़ों पॉलिसी है उनको डीमेट फॉर्म में तब्दील करने का आदेश दिया था, लेकिन कंपनियों के द्वारा इसमें वक्त मांगा गया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक LIC ने कहा है कि उसे 2 से 3 साल तक का वक्त लगेगा उसकी सारी जो पुरानी पॉलिसी है उनको डीमेट फॉर्म में तब्दील करने का, क्योंकि LIC की 25 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसी है। तो उन सभी 25 करोड़ पॉलिसी को डीमेट में बदलने के लिए LIC को वक्त चाहिए, और इन जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है और जो नई पॉलिसी को डीमेट फॉर्म में बदलने का जो खर्चा है वो ग्राहक को वहन नहीं करना होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी ग्राहकों के लिए एक EIA अकाउंट खोलेगी, जिसका EIA यानी इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट, वहां पर ही आपकी जो पॉलिसी है वो डीमेट फॉर्म में तब्दील होगी, और तमाम तरह की पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, तमाम पॉलिसी जो है वो एक ही सिंगल विंडो पर ग्राहक देख पाएंगे। जिस तरह से भारत में हर साल 55 करोड़ से ज़्यादा जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की नई पॉलिसी जारी होती है, तो ये सभी पॉलिसी डीमेट फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी, और करीब 30 करोड़ से ज़्यादा पुरानी पॉलिसीज़ हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की लंबी अवधि की, तो ये सभी पॉलिसीज़ जो है ये भी पूरी तरह से डीमेट फॉर्म में होगी। तो काफ़ी बड़ा गेम चेंजर होगा ये इंश्योरेंस कंपनियों की जो पॉलिसीज़ है वो डीमेट फॉर्म में होना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, और इसके लिए 4 रिपोजिटरी है जो IRD के द्वारा अधिकृत है, कैम्स, कार्वी, NSDL और CDSL। तो इन 4 रिपोजिटरी से जुड़ी हुई सारी पॉलिसीज़ होगी और आपके इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट में होगी, जिसके अगेंस्ट अगर पॉलिसी होल्डर चाहे तो लोन ले सकता है। एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए पॉलिसी की सर्विसिंग भी हो सकती है। बढ़ते आगे, ET नाउ स्वदेश को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय में कैपिटल गेन टैक्स को आसान बनाने पर मंथन चल रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी मेघना मित्तल। जी, जो हम समझ पा रहे हैं अपने सूत्रों के अनुसार कि फाइनेंस मिनिस्ट्री डेफिनेटली देख रहा है कि कैपिटल गेन्स टैक्स को कैसे सिंप्लीफाई किया जा सके, और जो सूत्र कंफर्म कर रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर डिटेल डिस्कशन कर लिए हैं। और जो सूत्र ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ असेट्स को डिफरेंट असेट क्लासेस में जाने की तरफ डिस्कशन चल रहा है, जैसे कि गोल्ड हो गया जो करेंटली 36 मंथ्स होल्डिंग पीरियड पर है, उसको हटाकर 24 मंथ्स के पीरियड पर लाया जा सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। ये हम जानते हैं कि जो करेंटली जो 3 जो असेट क्लासेस हैं ब्रॉडली इक्विटी, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असेट्स के, उसमें गोल्ड और डेट एट पार पे है अभी 36 मंथ्स के होल्डिंग पीरियड को। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ असेट क्लासेस को जैसे कि गोल्ड हो गया उसको हटाकर रियल एस्टेट के जो कैटेगरी है जो कि 24 मंथ्स पर है होल्डिंग पीरियड पर, उसको लाने की तरफ गवर्नमेंट बढ़ सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। लेकिन ये भी पता चला है कि जो फाइनल डिसीजन है वो टॉप लेवल पर लिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस द्वारा, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कशंस हो चुके हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के। तो जो फाइनल डिसीजन होगा क्या वो इस बजट में आएगा कि नहीं, वो तभी होगा जब एक गो हेड मिलेगा प्राइम। बढ़ते आगे, क्रूड ऑयल के गिरते दाम को देखते हुए सरकार अब विंडफॉल टैक्स हटा सकती है। सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर आई है, हमारी सहयोगी मेघना मित्तल इस बारे में जानकारी दे रही है। जो विंडफॉल टैक्स लगाया था गवर्नमेंट ने 1 जुलाई को, तब हम जानते हैं कि जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस थे वो $100 पर बैरल मार्क के काफ़ी ऊपर चल रहे थे। तो जो अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस भी काफ़ी नीचे आ चुके हैं, तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि जब क्रूड ऑयल प्राइसेस लगभग $70 to $75 पर बैरल तक आ जाएंगे तो गवर्नमेंट ये विंडफॉल गेन्स टैक्स पूरी तरह हटाने की तरफ सोच सकती है, ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का ये मानना है कि जब $75 पर बैरल के आसपास ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस टच कर जाएंगे तो जो सुपर प्रॉफिट्स जो कंपनीज को पहले हो रहे थे वो नहीं रहेंगे, जिससे कि ये विंडफॉल गेन्स लगाने का जो पूरा जो रीज़न था वो हट जाएगा। तो ये गवर्नमेंट सोच रही है कि उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी विंडफॉल गेन्स टैक्स लगाने की। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी क्लोजली मॉनिटर कर रही है कि ओपेक क्या डिसीजन लेता है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को लेकर, क्योंकि उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं उस पर देखा जाएगा। तो ये फ़िलहाल ये बड़ी खबर ये है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सुपर प्रॉफिट्स की वजह से लगाया गया था $112 पर बैरल मार्क पे, उससे काफ़ी कम आ चुके हैं। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो उस पर ऑलरेडी जो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई
थी एक्सपोर्ट्स को लेकर वो हटा दी गई थी काफ़ी पहले ही, क्योंकि जो क्रैक रेट है वो काफ़ी नीचे आ चुका था। डीजल और एटीएफ पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि जो लेवल्स पर लगाया गया था उससे काफ़ी नीचे लेवल पर आ चुका है। विंडफॉल गेन्स टैक्स सेस पर जो लगाया गया था, क्रूड ऑयल सेस प्रोडक्शन पर, उस पर भी ₹23,000 के ऊपर लगाया गया था, वो भी काफ़ी आधे से नीचे आ चुका है। तो अब ये देखना रहेगा कि कब $75 पर बैरल मार्क टच करता है और कब गवर्नमेंट इसको हटाने की तरफ, विंडफॉल गेन्स टैक्स को हटाने की तरफ बढ़ती है। बढ़ते हैं आगे। गुजरात में सियासी युद्ध का अंतिम दिन आखिरकार नजदीक आ चुका है। गुजरात विधानसभा के चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों के लिए कल मतदान होना है। वहीं कांग्रेस के लिए गुजरात में पहला चरण किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि पिछले चुनाव में इन्हीं सीटों पर कांग्रेस बीजेपी को कांटे की टक्कर देने में सफल रही थी। 5 साल पहले कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती थीं उसमें से आधे से ज्यादा सीटें इसी सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के इलाकों की थीं। ऐसे में पार्टी को जहां गुजरात में अपने राजनीतिक वजूद को बचाए रखना एक चुनौती होगी, तो वहीं बीजेपी से ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से भी पार पाना होगा। बता दें कि गुजरात में पहले चरण में 89 विधानसभा सीटों के लिए 788 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 89 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के 88, बसपा के 7, समाजवादी पार्टी के 12, बीटीपी के 14 और एआईएमआईएम के 6 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। और वहीं दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बीच बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली की अवैध कॉलोनीज को रेगुलराइज किया जाएगा। पीएम उदय योजना से दिल्ली के 50 लाख लोगों को फायदा होगा और जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत 10 लाख लाभार्थी होंगे। उन्होंने कहा कि करीब 1 करोड़ 35 लाख दिल्ली के नागरिकों को रीडेवलपमेंट का लाभ मिलेगा। गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत और चीन के संबंध काफी खराब हुए। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन संबंध पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहे। ऐसे में अमेरिका लगातार ये बात दोहराता रहता है कि दोनों देशों के संबंधों पर उसकी नजर है। इस बीच पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि चीन ने अमेरिकी अधिकारियों को भारत के साथ उसके संबंधों में दखल अंदाजी न करने की चेतावनी दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी श्रिंजॉय चौधरी। जरूर ये बात मानने पड़ेगा कि चीन अमेरिका को कहा था आप इस लद्दाख के प्रॉब्लम में इंटरवीन मत कीजिए। ये पेंटागन ने कहा है यूएस कांग्रेस को। लेकिन ये भी मानने पड़ेगा भारत अमेरिका को कहा था देखिए आप हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम हम हैंडल कर पाएंगे। ये चीज खाली अमेरिका को नहीं कहा, ये चीज दूसरे देश को भी कहा, जो दोस्त भारत का दोस्त है, जो मित्र है, पार्टनर्स है, सबको कहा वी कैन हैंडल दिस बाय आवरसेल्व्स। और वो भी हुआ है। आप देखिए डी एस्केलेशन अभी तक हुआ नहीं, लेकिन डिसएंगेजमेंट ज्यादा से ज्यादा हो चुका है। 1-2 जगह ही खाली बाकी है, एक थोड़ा डेमचौक और एक डेप्सैंग, वो छोड़ के डिसएंगेजमेंट प्रोसेस खत्म हो चुका है। डी एस्केलेशन उसके बाद शुरू होना है। एक कमांडर्स डिस्कशंस कई दिन में दोबारा होगा। अब देखने पड़ेगा क्या होता डेप्सैंग और डेमचौक में। लेकिन भारत जो कहा था वी कैन हैंडल इट एंड इंडिया हैज हैंडल्ड इट। और वहीं भारत और चीन के बीच नजदीकियों से जहां एक ओर ड्रैगन की नींद उड़ी है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के औली में भारतीय सेना और अमेरिका के जवान एक दूसरे के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के जरिए दोनों देश एक दूसरे की तकनीकों, तरीकों और हथियारों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। खबर पर ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं औली से हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा। औली में न सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच साझा युद्धाभ्यास चल रहा है, बल्कि यहाँ पर अपने साहस, शौर्य और किस तरह से हमारे हथियारों को बेहतर बनाया जा रहा है वो भी प्रदर्शित किया गया है। आप देखिए ये एक वेपन डिस्प्ले है जहाँ जो नए वेपन्स हैं, जो नए गन्स हैं या फिर जो सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक हथियार हैं
इक्विपमेंट्स हैं उनको भी दिखाया गया है और किस तरह से भारतीय सेना अपने आप को और बेहतर और सक्षम बना रही है, न सिर्फ हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज के लिए बल्कि जहां भी सीमाओं पर संवेदनशीलता है वहां पर किस तरह से एक बेहतर ढंग से हम अपना काम कर पाएं, उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे नए हथियार और नए सिस्टम्स हैं जो प्रदर्शित किए हैं। ये आपसे जानना चाहेंगे हैंड हेल्ड लेजर डैजलर, क्या है इसकी खासियत? इसकी खासियत जब दुश्मन का जो पायलट आ जाता है, एयरक्राफ्ट आ जाता है, इनकी पायलट को ऊपर में जब आप ट्रिगर प्रेस करते हैं जिससे उनका जो आग जो टेम्पोररी ब्लाइंडनेस हो जाता है और जो एयरक्राफ्ट जो क्रैश हो जाता है और सेंसर को जामिंग कर देता है और साथ ही साथ इसके साथ यूवी को भी जामिंग कर देता है। इसका खासियत ये है। यानी कि खुद तो आप अपनी ताकत बढ़ा ही रहे हैं लेकिन दुश्मन को कैसे आप उस वक्त निहत्था कर दें या कैसे उसकी ताकत को खत्म कर दें, ये इस लेजर डैजलर से बताया गया है। कैसे इसकी एक स्ट्राइक से ही आंखें ऐसे चुंधियाएंगी कि किसी तरह से भी वो देख नहीं पाएंगे और इसको न्यूट्रलाइज करने में आसानी होगी। और उसी तरह यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे और वेपन सिस्टम्स हैं जो नए हैं। यहाँ पर इजराइल से आई है नेगेव, हमारे पास यूएसए से भी आने वाले बहुत सारे वेपन्स हैं, इजराइल की वेपन्स हैं। क्या वेपन सिस्टम्स हैं यहाँ पे जो नए हैं? ये फिलहाल अभी निकेप LMG बिल्कुल इजराइल से न्यू मॉडल आया है इसका, और यूएस से जो है 7.62 शॉर्ट 6 असॉल्ट राइफल ये अभी लेटेस्ट आया है और ये 7.62 निकेप LMG है इजराइल से, ये लेटेस्ट आया है अभी फिलहाल। नेगेव इजराइल से आई है और भी बहुत सारे वेपन सिस्टम्स हैं यहाँ पर जो डिस्प्ले किए गए हैं। किस तरह से अलग अलग हथियारों की जरूरत होती है, अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में अलग अलग मौसम और अलग अलग टेरेन के हिसाब से, वो सब यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये भारतीय सेना की बढ़ती हुई ताकत है जहाँ एक तरफ तो आप अपना युद्ध कौशल बढ़ा रहे हैं, अमेरिका के सैनिकों के साथ लड़ने की स्किल्स सीख रहे हैं और दूसरी तरफ कैसे नए हथियारों से खुद को और ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है, उसकी बानगी भी यहाँ पर मौजूद है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।